નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ભદ્રેશ આપનું સ્વાગત કરું છું અમારી વિશેષ રજૂઆત એપોલો હોસ્પિટલની એક વિશેષ રજૂઆતમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આજે આરોગ્યને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને સમયાંતરે અમે આપણી સમક્ષ રજૂ થતા હોય છે આરોગ્યની ખાસ ચર્ચા કરવા માટે અને એમની આરોગ્ય માટે એક્સપર્ટ પાસેથી સલાહ અને સૂચન પણ મેળવતા હોય છે, એમની પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવતા હોય છે. ત્યારે આજે ફરી એકવાર ચર્ચા કરી રહ્યા છે એપોલો હોસ્પિટલની ખાસ રજૂઆત પર, જેમાં MICSની આપણે ચર્ચા કરીશું. સાથે સાથે જે બાયપાસ સર્જરી કરવામાં આવે છે તેની લઈને પણ ચર્ચા કરીશું અને અહીં સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું, વિસ્તૃતમાં માહિતી મેળવીશું અને સાથે સાથે કેવી પરિસ્થિતિમાં બાયપાસ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે, એવી સ્થિતિ કેમ ઊભી થાય છે કે બાયપાસ કરવી પડે છે, આ પ્રકારની સ્થિતિના અનેક સવાલો જે થઈ રહ્યા છે તો તેને લઈને લોકોને માર્ગદર્શન મળી શકે તેવા પૂરતા પ્રયત્નો અમે આ કાર્યક્રમ થકી કરી રહ્યા છીએ. તો આ કાર્યક્રમમાં માર્ગદર્શન આપવા માટે અમારી સાથે જોડાયા છે ડૉક્ટર સુધીર અદાલથી, કે જેઓ સિનિयर कंसल्टेंट છે કાર્ડિયોથોરાસિક सर्जरी अपोलो हॉस्पिटल तरफ से जुड़ाया है. डॉक्टर सुधीर जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में. बहुत बहुत आभार. अच्छा डॉक्टर सुधीर जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपको, जैसे कि लोग सुनते हैं कि बाईपास जो सर्जरी करवानी पड़ती है, पहला सवाल है कि बाईपास सर्जरी होती क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए. बाईपास सर्जरी जैसे कि रोड ब्लॉक हो गई तो अपन बाईपास बना देते हैं या सिटी का बाईपास बना देते हैं जी. खूब उसी तरह से जब अपने शरीर की नसों में, चाहे वो हृदय हो या कहीं भी, जैसे नसों में हो, खून की प्रवाह जो ले जाते हैं शरीर में, तो उसका जब ब्लॉकेज आता है तो हम एक दूसरी नस लगा के उस ब्लॉकेज का बाईपास करते हैं. हम ब्लॉक का कुछ करते नहीं हैं. हाँ बिल्कुल. तो ब्लॉक वहीं का वहीं रहता है. उसके सामने, ब्लॉक के बिल्कुल ठीक सामने एक और नस जोड़ देते हैं जो ब्लॉकेज की वजह से उस नस में खून नहीं जा रहा है, तो वो दूसरी नस से वो इस नस को जोड़ के, अच्छा, तो आगे उस अपनी जो शरीर की नस है जी, उसमें वो खून बराबर जाने लगता है. अच्छा सुधीर जी, बाईपास की आपने बात करी, इसके टाइप्स होते हैं क्या बाईपास सर्जरी करने के? जी बिल्कुल. किस बाईपास सर्जरी के, जैसे कि अपने कौन सी नस यूज करी जी, किस प्रकार से बाईपास किया है, हाँ, उस प्रकार से 2-3 टाइप्स हाँ, अपन कह सकते हैं कि बाईपास के हो सकते हैं. जैसे कि अपन कन्वेंशनल बाईपास बोलते हैं, तो आपने सुना देखा होगा या पहले जो पिछले 10-20-30 सालों से होते आ रहा है, बिल्कुल, हृदय अपने जो छाती के सामने से हाँ, ये हड़कू काट के अपन हाँ, पूरा ऊपर से नीचे तक चीरा लगता है जी, तो वो कन्वेंशनल हाँ, बाईपास है. दूसरा बाईपास जो अपना होता है की होल या मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी जिसको कहते हैं जी, जिसमें 2 से 3 इंच का चीरा लगता है, छाती के बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है. तो वो ऑपरेशन सेम है. ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं है, कोई फेर नहीं है, बिल्कुल ऑपरेशन सेम है, सिर्फ अप्रोच बदल जाता है. इधर जो हम हड्डी काटते हैं, इधर बिना हड्डी काटे 2 से 3 इंच के चीरे में से बाईपास हम कर सकते हैं. अच्छा, नेचुरल बाईपास क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए. नेचुरल बाईपास जो होता है कि जब अपने को किसी की नस जी, आपने देखा होगा कि किसी मरीज को नस ब्लॉक होती है लेकिन पता ही नहीं चलता. हाँ, उसको सिर्फ कोई छाती में दुखावा वगैरह नहीं होता है जी, उसको सिर्फ सांस फूलती रहती है थोड़ा थोड़ा और थोड़ी थकान लगती रहती है. बिल्कुल. तो वो क्या है, वो 1-2 साल ऐसे ही चलते रहते हैं. और जब हम कभी एंजियोग्राम करते हैं तो भगवान ने क्या है, छोटी छोटी नसें दे के रखी होती है, जो एक जो चल रही है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, वहां से वो खून ले जाके इस बंद हुई नस में वापस पहुंचाते हैं. यानी लोगों को समझ में भी नहीं आता, उनके शरीर में बाईपास अपने आप हो जाता है. बिल्कुल. भगवान खुद ब खुद वो बाईपास कर देते हैं. उसको नेचुरल बाईपास बोल सकते हैं. अच्छा सुधीर जी, ये बाईपास करने की बात हम करते हैं, लेकिन इसके जो पहले जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी इसके सिम्टम्स कैसे अपने को पता चलता है कि बाईपास की जरूरत पड़ने वाली है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है एक्चुअली, जो हमारे दर्शकों को सबको पता होना चाहिए. एक्चुअली क्या है, मैंने देखा है मोस्ट कॉमनली, तो जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं जो क्लासिकल मतलब बोलते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिम्टम जिसको बोलते हैं जी, तो वो छाती में, लेफ्ट साइड में छाती में दुखावा होगा. अच्छा. और जो कि अपने लेफ्ट साइड हैंड में जाएगा वो दुखावा, या तो कभी कभी मुंह तक जाएगा जी. तो ये स्पेशली क्या होता है, सुबह के टाइम में हो सकता है. अच्छा. या फिर खाना खाने के बाद हो सकता है, या फिर कोई भी काम आप करो जिससे आपको एक्सर्शन हो उसके बाद हो सकता है जी. तो ये तो क्लासिकल है. लेकिन आप देखेंगे ऐसे पेशेंट तो मोस्टली आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्लासिकल नहीं, एटिपिकल सिम्टम के साथ आते हैं. तो वो कैसे होते हैं, वो छूट जाते हैं जी. तो वो उनको दूसरे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलता रहता है, वो खुद सोचते हैं खुद ठीक हो जाएगा. तो वो कैसे होते हैं, या तो उनको मामूली सी थकान लगती है, या तो नई सांस चलने लगती है, तो वो सोचते हैं कुछ मैं थक गया हूँ, ज्यादा काम किया हूँ तो सांस चल रही है इसलिए. या तो फिर गैस्ट्राइटिस होता है, उबका आता है. अब मैं यहाँ पर ये दर्शकों को बोलना चाहता हूँ
कि अगर आपको कभी गैस्ट्राइटिस नहीं हुआ है, कभी आपको ये उपका वगैरह ये सब नहीं आया, खट्टी डकार नहीं आई है 30, 35, 40 साल तक और अब आने लगी है, तो आप अपने हार्ट का चेकअप जरूर कराएं। क्योंकि ऐसे मरीज अक्सर क्या है, डाइजीन या एंटासिड खा के चलते रहते हैं, तो उनको थोड़ा आराम मिलता है लेकिन फिर आ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे मरीजों को खास कर ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे समय पे घर के कुछ तुक्के लगाने की बात लोग करते हैं, या फिर हमारे घर में बुजुर्ग लोग भी होते हैं तो वो लोग बोल देते हैं कि ऐसा कुछ कर दो, ये बहुत बड़ी बात नहीं। इस तरह से नजरअंदाज जो करते हैं वो कितना भयावह साबित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि हो सकता है कि 100% लोगों में ये हार्ट की तकलीफ ना हो, बिल्कुल, लेकिन जो 10% लोग अगर हार्ट से पीड़ित हों ऐसे लोग, तो अगर हम उन 10% को भी बचा सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और उनको सही वक्त पे अगर इलाज मिल सके, इससे पहले कि उनका हृदय का फंक्शन जो पंपिंग है वो कम हो, तो उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा और उनके रिस्क फैक्टर भी बहुत कम हो जाएंगे। तो हम बहुत कुछ कम्युनिटी में इससे बदलाव ला सकते हैं। अच्छा सुधीर जी, ब्लड में ऐसी कौन सी चीज इफेक्टिव होती है कि जिसकी वजह से पंपिंग या फिर आपने जो बोला प्रवाह जो होता है ब्लड का वो रुक जाता है, थमसा जाता है, या फिर पंपिंग में गड़बड़ी हो जाती है? जी देखिए, इस पे तो पिछले 50 सालों से रिसर्च हो रही है, तो अभी तक हमारे पास वैसे तो ठोस सबूत मिल चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। कोलेस्ट्रॉल से बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप जो अपनी नसों को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल कुछ में आता है और कुछ में नहीं आता है। ये बड़ी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे मोटे लोग भी हैं उनको हार्ट डिजीज नहीं होती है, और जो बहुत पतले हैं उनको हो गई। तो हम भी इस मामले में थोड़ा सा नहीं, कहीं पर ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारा, अभी तो मीडिया का युग है और टेक्नोलॉजी का युग है, तो कहाँ पे कहीं पे ऐसी इन्फॉर्मेशन लोग रख देते हैं एक्सपर्ट के तौर पे कि कोलेस्ट्रॉल से ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा बताया जा रहा है। जी ऐसा नहीं है जी, मेनली कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। अच्छा, जब आपका जो देखिए आपकी बॉडी जो है एक फैक्ट्री के जैसे है, आप जो खाते हैं और आपकी बॉडी उसको वो मेटाबोलाइज करती है। मेटाबोलाइज मतलब पीसती है, फिर एब्जॉर्ब करती है, फिर स्टोर करती है ताकि आप फ्यूचर में वो यूज कर सको, और बिल्ट अप करती है। तो वो किस प्रकार से होता है वो आपके जीन्स डिसाइड करते हैं। अच्छा। तो आप जो खाएंगे उसमें फैट कितना वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो फैट आपके हृदय की नसों में जाएगा कि नहीं, ये सब आपके जीन्स। तभी आपने देखा होगा जेनेटिक स्टडी बहुत हो रही है इन सब चीज़ों पे। तो आप अगर स्मोक कर रहे हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। जैसे आप स्मोक कर रहे हो, आपका ओबेसिटी है मतलब मोटापा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, हुआ है, पहले हार्ट अटैक हुआ है या हृदय का नसों में ब्लॉकेज आया है, तो वो हायर रिस्क पे हैं। और अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जो है ये हायर रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। नहीं सुधीर जी, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, कसरत करने की बात करें, लेकिन अभी जो नजदीकी वाकया बने जो पूरे देश के अंदर, यंगस्टर्स हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, वो देखने को मिला है। जैसे कुछ कलाकार भी देखने को मिल रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक आ गए, ऐसे भी किसी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या करोगे? तो उसमें मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जी कि स्ट्रेस आज का जो हमारा युग हो गया है, सबको भागदौड़ है जी, सबको जल्दी सब कुछ चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस हमारा बहुत बिल्टअप हो रहा है, हम फास्ट फूड खाने लगे हैं, अपना नेचुरल फूड छोड़ दिया हमने, सबको फास्ट फूड खाना है, तो उस चक्कर में ना एक्सरसाइज करनी है, और उस चक्कर में स्मोकिंग भी बहुत बढ़ गई है। तो वो मेन रीजन लग रहा है मुझे उन सब चीजों का। तो प्रेशर से, यानी आपने जो बोला वो हाइपरटेंशन से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये सब जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। पर ऐसा बताया जाता है कि शरीर में नेचुरली ये कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी बनता है और वो जरूरी है शरीर के लिए, ऐसा भी बताया जाता है? नहीं, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो बहुत जरूरी है अपने लिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी का एक कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो बॉडी बिल्ड कैसे होगी? तो कोलेस्ट्रॉल तो जरूरी है। जैसे आपने देखा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके। तो उसी हिसाब से कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो, और कोलेस्ट्रॉल के भी दो टाइप है, बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर अपना बिल्टअप हो गया है तो वो खराब है अपने शरीर के लिए, और वो होता इसी वजह से है कि आप डायबिटीज है और डायबिटीज का कंट्रोल नहीं रख रहे हैं बराबर से। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में हम लोग क्या है, सब में डायबिटीज बहुत बढ़ गया है। डायबिटीज, तो अब इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। तो अपने को 40 साल की उम्र आ गई, तो साल में देखिए आप गाड़ी का चेकअप तो 6 महीने में एक बार कराते हैं, तो कम से कम अपने शरीर का चेकअप करा लीजिए।
आजकल तो चेकअप, जो हेल्थ चेकअप है, कितने 1000-2000 रुपए में हो जाता है, जी बिल्कुल, जिसमें बॉडी के सारे टेस्ट हो जाते हैं। यस, तो यस, कम से कम अपना बॉडी का एक बार हेल्थ चेकअप करा लीजिए, साल में एक बार, और कुछ नहीं, साल में एक बार। अच्छा, तो उससे जो आपने जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए, और अपना रूटीन एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा ही आप तेज चलें जी, सिर्फ तेज चलो। आपको जो दिल की धड़कन है, वो थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा चलनी चाहिए, बराबर। तो वही आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर डाइटरी फैक्टर्स तो है ही हैं, जैसे नट्स हो गए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। अच्छा। ये सब बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स हैं जी, तो ये सब खाएं तो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा बिल्टअप। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं अगर, तो वो फिश खा सकते हैं। यस यस, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बराबर, तो नॉनवेज में फिश अच्छी रहती है, आपने ये बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बोला कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए, उसके लिए कोई एक्सरसाइज होती है क्या, कि उसके लिए भी कोई फूड स्टाइल बनानी पड़ेगी? नहीं, देखिए एक्सरसाइज जो है आपके फूड के साथ साथ में काम करती है, बराबर। तो अकेला फूड, अकेला एक्सरसाइज कुछ नहीं करेगा। तो आपको शरीर को एक तो स्ट्रेस फ्री रखना, कहना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहे तो बेहतर जी। और एक्सरसाइज अगर आधा घंटा करें आप दिन में जी, तो हर दिन नहीं करने की जरूरत है, हफ्ते में 5 दिन करिए, ठीक है, आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। और फूड हैबिट्स थोड़ा क्लीन रखें, स्मोकिंग ना करें। डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। और अगर हेरिडिटरी है, फूड हैबिट्स में आप किस हैबिट को आप ज्यादा प्रेफर करोगे? क्योंकि अभी यूट्यूब या गूगल से इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा बाहर आ रही कि लोग अभी नए नए प्रकार भी ढूंढ रहे हैं उसमें, जैसे कि रॉ फूड की बात करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग तो जो सेलिब्रिटीज करते हैं उस स्टाइल को अपनाने की बात करते हो। ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये इसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज्यादा आया है जी, कभी प्रो आता है, कभी एंटी आता है, कभी नेचुरल। तो इसके बारे में मैं, क्योंकि डॉक्टर हूँ, हम लोग जो ट्रायल्स हुए हैं, जो साइंस है, उस बेस पे बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है, आप कम मसाला, कम घी और अपने घर में जो बनता है खाना वही खाएं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा रखें, तो आपके शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा, वो कोलेस्ट्रॉल की आपने जो बात करी सुधीर जी, एक सवाल उससे भी खड़ा होता है कि कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल कहाँ तक का गंभीर हो सकता है? क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसा बताया जाता है कि ये जो उसके आंख होते हैं वो भी मेडिकल साइंस ने डिसाइड किए अपने फायदे के लिए कि अगर 200 से 250 हुए तो डर जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, अगर हम देखें तो ट्राइग्लिसराइड लेवल जिसको कहते हैं, तो वो हर एक लैब का अपना अपना मार्कर रहता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं तो कोई 150 के ऊपर ना जाए तो बेहतर है। और अगर किसी का हार्ट सर्जरी हो गया है या हार्ट ब्लॉकेज है, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि 100 के नीचे रहें तो अच्छा है। और अगर मान लीजिए किसी को स्टेंट पड़ गए हैं या सर्जरी हो रखी है और फिर से ब्लॉकेज हो रहा है, तो उसमें तो हम और एग्रेसिव रहते हैं, 50 के नीचे ले आते हैं। ऐसा रिकमेंडेशन है जो अमेरिकन गाइडलाइंस कहती है जी, और एग्रेसिव हो गई है। अच्छा, आप खुद कंसल्टेंट और एक्सपर्ट भी हो, सर्जन भी हो, लेकिन आपका जो मुख्य मुद्दा है कि ये की होल और MICS क्या होता है, उसके बारे में डिफरेंस थोड़ा बताइए लोगों को। जी, सबसे पहले हम जब की होल और बाईपास पे पहुंचने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाईपास सर्जरी जो है होती है वो कब करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ब्लॉकेज होते हैं हृदय की नसों में, तो हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शंस हैं। एक तो मेडिसिन जी, दूसरा स्टेंट या स्प्रिंग जिसको कहते हैं, और तीसरा बाईपास। अब किस स्थिति में क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है जी। सबसे मैं ये लोगों को बोलना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को, 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है तो कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए, या तो स्प्रिंग या बाईपास। 70% से कम ब्लॉकेज है तो मेडिसिन से चल सकता है, उसको हम मॉडरेट लीजन कहते हैं। 70% से ज्यादा लीजन है, ब्लॉकेज है, और उसको हम सीवियर ब्लॉकेज कहते हैं। तो अब बात आती है कि भाई अब स्प्रिंग बिठाएं। आपने देखा होगा हम सब बाईपास से डरते हैं, हम चाहते हैं कि भाई सर्जरी ना हो तो कुछ भी करके स्प्रिंग बिठा दो। लेकिन मैं ये दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि स्प्रिंग के भी अपने इंडिकेशंस हैं, हर एक कंडीशन में हम स्प्रिंग नहीं बिठा सकते। सही बात है। तो एक से ज्यादा ब्लॉकेज है और बड़ा ब्लॉकेज है और बहुत सारा पत्थर है, मतलब कैल्शियम जमा हुआ है आपकी नसों में, और आप डायबिटिक हैं और लेफ्ट मेन यानी कि मुख्य नली जो लेफ्ट साइड की है उसमें है ब्लॉकेज, तो बाईपास प्रेफरेबल है। अगर आप देखेंगे तो बाईपास से आपका सर्वाइवल बढ़ जाता है। हाँ,
किसी को भी आप आम आदमी को बोलेंगे कि भाई आपका अचानक से वो आया बेचारा, थोड़ी सांस में तकलीफ है, और मैं उसको बोल दूं कि भाई आपके एंजियोग्राम के हिसाब से नसों में ब्लॉकेज है तो आप बाईपास करना है, तो कोई भी डर जाएगा, मुझे भी करवाना होगा, मैं भी डर जाऊंगा। तो लेकिन अब इसमें कोई डरने की बात नहीं है। समय रहते टाइम पे अगर आप बाईपास करें तो रिस्क तो बहुत ही कम है जी। मैं कहूँगा 2% से भी कम रिस्क है इसमें, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अब बाईपास के भी ऑप्शन आ गए हैं। एक तो कन्वेंशनल है, जो हम छाती से पहले जो लंबा सा चीरा होता था, हड्डी काटते थे, 2 महीने का रेस्ट होता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब हम हालांकि सब मरीजों में वैसा नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा बोला बद्रेश जी, वो की होल या मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी होती है, उसमें 2 इंच का चीरा या 3 इंच का चीरा लगता है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में हम देते हैं, और उसमें कोई हड्डी काटते नहीं है। और आपको ये जानकर और अत्यंत खुशी होगी कि 50 से 60% पेशेंट हम महीने में 10 से 15 पेशेंट करते हैं MICS से, बाकी सब ओपन ही करते हैं। और 50 से 60% पेशेंट में तो अब ब्लड की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना ब्लड के हार्ट सर्जरी हो रही है। सोचिए आप। तो उसके साथ में इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि डायबिटीज में जो कि इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोन होता है उनमें, तो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसमें क्योंकि हम हड्डी नहीं काटते तो चीरा बहुत छोटा होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। पेन, ब्लीडिंग और बाकी डिस्कम्फर्ट के इश्यूज, जैसे हड्डी काटते हैं तो नॉन यूनियन होता है, तो इस बार हड्डी काटते ही नहीं तो नॉन यूनियन। तो ये MICS की बात करते हो सुधीर, तो कौन से केस में आपको MICS का आप अप्रोच करना चाहोगे? तो MICS में ऐसा है कि नॉर्मली हार्ट फंक्शन जिसका भी 30 से 35%, नॉर्मल हार्ट फंक्शन होता है 70%, तो हम बोलते हैं 30% के ऊपर जिसका भी हार्ट पंपिंग कर रहा है, और 1 नस हो, 2 नस हो, 3 नस हो, 3 बाईपास भी हो सकते हैं, 4 बाईपास भी हो सकते हैं इधर से, और जो बहुत मोटे नहीं है तो उनका हम बाईपास बहुत आराम से MICS से कर सकते हैं। इसका फायदा मैंने आपको बता ही दिए। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि टाइम टू रिकवरी, 1 हफ्ते में जो मरीज मेरे पास वापस आते हैं वो नॉर्मल की तरह हो जाते हैं, उनको कोई रिकवरी की टाइमिंग जरूरत ही नहीं है, वो 2 महीने का जो टाइम रहता है। सर्जरी के बाद लोगों को एक डर सताता है कि भाई अगर ये सर्जरी हमने करवाई तो फिर हम नॉर्मल लाइफ कितने सालों तक जी सकते हैं, और यहाँ पे आपने MICS की बात करी, तो उसके बाद भी क्या अप्रोच रख सकते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है जी। सर्जरी अगर हम एडवाइस कर रहे हैं किसी पेशेंट को, वो नॉर्मल लाइफ नहीं, नॉर्मल लाइफ से बेहतर लाइफ जीना चाहिए उसको उसके बाद, इसीलिए हम उसको ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अब MICS में तो और बेहतर हो गया। अभी आप अगर इंटरनेशनल पेपर्स देखेंगे, अमेरिकन गाइडलाइंस आ गई हैं, UK की गाइडलाइन आ गई कि वाल्व का बाईपास तो छोड़िए, वाल्व का ऑपरेशन अगर किसी को करना है तो पहले MICS से करना चाहिए। अगर MICS से नहीं कर सकते तब आप ओपन से जाइए। ये अब लेटेस्ट गाइडलाइंस आ गई हैं। तो ये अब बाहर वेस्ट में हो रहा है, अब हम हिंदुस्तान में भी अब प्रचलित हो रहा है, और हम यही अपने मरीजों को बोलते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि MICS जो है वो नई गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहा है, इसका मतलब? बिल्कुल, नई गाइडलाइन के मुताबिक अभी अगर आप MICS कर सकते हैं पेशेंट का, तो पहले वाल्व के लिए, स्पेशली वाल्व के लिए, वाल्व की बीमारी है पेशेंट को, तो वाल्व में पहला ऑप्शन MICS है, सेकंड ऑप्शन ओपन है। और अगर बाईपास है, बाईपास डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ लीजन, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक मरीज में नहीं कर सकते, डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ लीजन, लेकिन हम 3 से 4 बाईपास भी MICS से गाइडलाइन के बारे में थोड़ा बताइए सुधीर जी, 2-3 पॉइंट ऐसे बताइए जो गाइडलाइन, लेटेस्ट गाइडलाइन अपने को देखने को मिल रही है इसमें। जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है UK की गाइडलाइन अभी आई है, तो उन्होंने ये बताया है कि वाल्व की तकलीफ जिस भी मरीज को है, तो उनको पहला ऑप्शन किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो पहला ऑप्शन, अगर वहाँ सर्जन है जो MICS या की होल ऑपरेशन करता हो, तो की होल से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने देखा ओवरऑल पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से पीछे जो ट्रायल्स हुए, जो स्टडीज हुई, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुई, सब में मरीज को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और सबसे कम नुकसान। ऑपरेशन वही है, लेकिन जो मेजर ऑपरेशन जो अपन हड्डी काटते थे, वो सब में जो तकलीफें होती थी वो सब तकलीफें हट गई। तो अपने को ऑपरेशन का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन जो ऑपरेशन से नुकसान हो रहा था मरीज का, वो कम हो गया। पूरी तरह से हट तो नहीं गया, लेकिन कम हो गया। जो विज्ञान है, साइंस है, यही कोशिश कर रहा है कि हम पेशेंट को कम से कम तकलीफ दे, सबसे ज्यादा बेनिफिट दे।
ओके सुधीर जी, थोड़ा अपोलो के बारे में बताइए कि वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है इसलिए लोग वहाँ पे अपोलो में जाए, एक सवाल। दूसरा आपके बारे में बताइए कि आपका कितना अनुभव रहा है और कैसे कैसे केस आपने सॉल्व किए। अगर आप देखें अपोलो में, मैं अपोलो अहमदाबाद में जी जी पिछले 2 साल से हूँ। अच्छा। तो जब हमने शुरू किया था तो हम महीने में 2 या 3 केस कर रहे थे। अब आज की डेट में हम 10 से 15 केस कर रहे हैं महीने में, और हर एक पेशेंट खुशी है। अच्छा। हर एक पेशेंट यही बोलता है, ऑलमोस्ट 70% पेशेंट मेरे को ये बोलते हैं, सर ये हमको क्यों नहीं पता है किसी डॉक्टर ने पहले, हमको आप ही से पता चला। बिल्कुल। तो क्योंकि शायद उतना प्रचलित नहीं है, उतना लोगों को पता नहीं है, उतना डॉक्टर्स को पता नहीं है इसके बारे में। जी, और क्योंकि ये नई थेरेपी आई है, शायद मैं कहूँगा कि शायद लोगों को शक बैठ रहा है कि यार यहाँ से इलाज हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसमें अगर हम आपका इलाज यहाँ से नहीं कर सकते तो हम आपको सामने से बताएंगे। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास हैं जिनको हम मना करते हैं कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। जो बेटर रहेगा वो आप चुनिए। क्योंकि आपका पेशेंट है, आपका बॉडी है, और आपको 100% हक बनता है अपना इलाज चुनने का। नहीं, लेकिन लोग अपोलो को क्यों पसंद करें, उसकी भी कोई अपोलो में स्पेशली देखिए, हम अपोलो जो है ये नई पद्धति लेके आया है अहमदाबाद में। तो अपोलो में स्पेशली इसलिए पसंद करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एक बड़ा ब्रांड है जी। उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। सही है। और क्योंकि वो पहली बार इधर अहमदाबाद में पिछले 2 साल से ये पद्धति लाया है जी। और सक्सेसफुली हमारी जो नंबर ऑफ केसेस है बढ़ रहे हैं, और हमारा एक्सपीरियंस बड़ा हो गया। अब मेरे को देखिए, अब मैं पिछले 8 सालों से अभी MICS कर रहा हूँ। बराबर। मैं बाहर भी ट्रेन हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, और बहुत सारे वेस्ट के, मतलब US के, यूरोपियन सर्जन्स को भी देखा है जी। तो मतलब एक्सपीरियंस जो है पूरा मिला के हम अपने पेशेंट्स को यहाँ गुजरात में, सही बात है, वो सारा सम्मिलित करके दे रहे हैं, ताकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो, और उनको देखिए कहीं और जाना ना पड़े। ये सुधीर जी, एक चीज लोगों को मन में ये भी खलती होगी कि आप अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहे हो और अपोलो को पसंद करने की बात भी आपने की है, लेकिन आपके अनुभव से इसके अंदर आप जब काम कर रहे हो तो सक्सेस रेशियो कितना मिलता है वो भी लोगों को बताएं ताकि पता चले। जी देखिए, इसमें ऐसा है कि जो मैं आपको पिछले 2 साल का ही बताऊंगा, किताबें तो बोलती हैं कि अराउंड 99.8% सक्सेस रेशो है, बट मैं आपको अपने 2 साल का रेशो बता देता हूँ। हमारा अभी तक 100% सक्सेस रेट है। भगवान की दया रही है, या लोगों का विश्वास रहा है, उनके विशेष हमारे साथ रहे हैं, तो अभी तक तो 100% सक्सेस रेट रहा है। एक बार सुधीर जी हमारे माध्यम से लोगों को बताइए कि ज़्यादातर लोग सर्जरी के बाद जो सर्जरी के लिए जो डरते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन मिल गया है जो सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर केसों के अंदर, उसमें MICS से काम निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसके बाद भी उनको डरने की जरूरत नहीं लाइफ में। नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी निदान करने के लिए किसी भी मरीज को टाइम पे निदान करें तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आपका डॉक्टर आपके भले के लिए ट्रीटमेंट बोल रहा है तो टाइम पे कराएं, सही टाइम पे कराएं तो सही फायदा मिलेगा आपको। और आपको मालूम होगा कि जो बाईपास है वो एक इकलौती ऐसी पद्धति है जो एक मरीज का सर्वाइवल बढ़ा देती है। जी। सर्वाइवल मतलब उसको ड्यूरेशन ऑफ लाइफ वो बढ़ जाता है। सुधीर जी, लेकिन कोई एक बंदा है जो उसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और किसी सर्जन को या डॉक्टर को दिखाने जाता है, वहां पे उसने डॉक्टर ने रिपोर्ट करके ऐसा बोल दिया कि आपको बाईपास ही करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो पेशेंट उनसे क्या काउंटर कर सकता है डॉक्टर से? नहीं, वो हर एक सवाल पूछ सकता है। देखिए, मरीज को पूरा हक है सवाल पूछने का, सारी इंफॉर्मेशन गेन करने का। वो बिल्कुल पूछ सकता है कि क्यों बाईपास करना है, क्यों स्प्रिंग नहीं डाल सकता मैं, सही बात है, क्यों सिर्फ दवाई नहीं खा सकता मैं। MICS के बारे में बोल सकता है ना? बिल्कुल पूछ सकता है कि भाई MICS अगर करना है तो मैं MICS करवाना चाहूंगा, अगर नहीं करना है क्यों नहीं करना है। मतलब मरीज को पूरा हक है हर एक सवाल पूछने का। सुधीर जी, समय थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन आखिर में जाते जाते आपसे मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि लोगों का आप ये खान पान के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में क्या सलाह देना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप घी तेल थोड़ा कम खाएं, मसाला कम खाएं, नेचुरल फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, और अगर नॉनवेज भी खाना है तो फिश या चिकन ज़्यादा खाएं, रेड मीट ज़्यादा ना खाएं। बिल्कुल। और कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा दिन में अपनी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करें कम से कम, कुछ नहीं तो जिम में जाने की भी जरूरत नहीं है, ब्रिस्क वॉक करें। और जो आपकी बैड हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, ये सब
छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप 40 इयर्स के अबव है तो साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। ठीक है, તો દર્શક મિત્રો, આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરીશું, પણ ડૉક્ટર સુધીરે જે માહિતી આપી છે તે અમે આશા રાખીએ છીએ કે આપણા સમક્ષ આ માહિતી મૂકવામાં આવી છે જે આપને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। અને આવો કોઈ પ્રકારનો કેસ કે આપની આવી કોઈ પ્રકારની સ્થિતિ આપની પોતાની થાય છે તો આપ પણ ડૉક્ટર સાથે કાઉન્ટર ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકો છો। અને એક જે નવો એપ્રોચ જોવા મળી રહ્યો છે, નવી પદ્ધતિ જોવા મળી રહી છે, એનું પણ આપ ડૉક્ટર સાથે સલાહ સૂચન કરીને પણ એ આ રસ્તે આગળ વધી શકો છો। પણ છેલ્લે જે ડૉક્ટર સુધીરે કીધું બહુ જરૂરી બાબત છે કે રોજના જીવનમાં રોજની જે પ્રક્રિયા છે એમાં ચાલવું વધારે રાખવું જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે આપણી બેઠાડું જિંદગી થઈ ગઈ છે, લાઇફસ્ટાઈલ એ પ્રકારની થઈ ગઈ છે કે જેમાં આપણે પરિશ્રમ શરીર નથી આપતા। એટલા માટે પહેલું સુખ જાતે ન રહે, જાતે જ આપણે સ્વીકારવાની જરૂર છે। આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ। चर्चा में डॉक्टर सुधीर आपने भाग लिया इसलिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को मौका दिया आपके दर्शकों तक सही इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू बद्रेश जी। तो दर्शक मित्रों, फरी મળીશું એક નવા વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે। અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।